Dear second year nursing students, our next topic is intestinal obstruction, right? Obstruction occurs in the intestine. That particular condition is called intestinal obstruction. सपोज ये इंटेस्टाइन है और इन इंटेस्टाइन्स के अंदर ये डिओडिनम है, राइट? ये डिओडिनम है, ये जेजुएनम है, राइट? और ये इलियम है। इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे रहती है। और ये फिर इसके बाद सिकम कॉलन रहता है, ये कॉलन रहती है, राइट? यहाँ पे ये ट्रांसवर्स कॉलन रहती है, ओके? और इस तरह से ये डिसेंडिंग कॉलन आ जाती है। तो जो ग्रीन कलर में है स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइनल का आपस में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कि किसी भी कारणवश यदि वहाँ का फूड पार्टिकल्स जो है वो आगे मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से मूव नहीं कर पा रहा है। जैसे कि इनका आपस में ऐठन हो जाना, ठीक है, इन इंटेस्टाइन के बीच में स्पाज्म आ जाना, या फिर इन इंटेस्टाइन का किसी अपने एरिया में प्रोट्रूजन हो जाना, लूप हो जाना, या इसका ब्लॉक हो जाना, ठीक है। जैसे कि कोई एक ट्यूब है, पानी की ट्यूब है, उसको यदि हम फोल्ड कर देते हैं तो उसमें पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या हो गया, लूप बना दिया है, लूप के कंप्रेशन के कारण से पानी बंद हो गया है। इसी तरह से इंटेस्टाइन के अंदर भी उसके ल्यूमन का कंप्रेशन हो जाना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट करता है। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है, तो इसके मोस्ट ऑफ कारण तो ये जैसे कि कुछ ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन रहती है जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करती है, जैसे कि हर्निया हो गया, राइट? या फिर इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट हैं, मूवमेंट इरेगुलर मूवमेंट हैं, राइट? अब इसको हम समझेंगे किस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर एक नेचर रहता है। जैसे कि सपोज करो ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन की जो लेयर रहती है, इस लेयर के अंदर एक लेयर में और रेड कलर में बनाना चाहूँगा, राइट? एक लेयर बीच में रहती है, ओके? सपोज ये मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूँ, ये मस्कुलर लेयर है। कौन सी लेयर है? मस्कुलर लेयर। अब मसल्स को मूवमेंट करने के लिए, राइट, फूड, सपोज यहाँ पे फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल आगे तभी बढ़ेगा जब यहाँ की मसल्स मूवमेंट करें, जब इंटेस्टाइन मूवमेंट करे। और इंटेस्टाइन के मूवमेंट के लिए मसल्स की मूवमेंट होनी जरूरी है, और मसल्स के मूवमेंट के लिए मसल्स को नर्व सप्लाई होनी जरूरी है। कौन सी सप्लाई? नर्व सप्लाई होनी जरूरी है। अब किसी कारणवश यदि नर्व सप्लाई यहाँ पे प्रॉपर ना हो, ठीक है, प्रॉपर नर्व सप्लाई ना हो, तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं पैरालिसिस, ठीक है। यदि नर्व सप्लाई अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, नर्व अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो वो पैरालिटिक कंडीशन कहलाती है। और यहाँ पे स्पेशली इंटेस्टाइन के अंदर इलियम, ठीक है, डुओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो स्पेशल जो इलियम है, वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं, उस ट्यूब की जो मांसपेशियाँ हैं, उनको सप्लाई, जो नर्व सप्लाई होती है, उस सप्लाई के अंदर क्या आ जाना, अवरोध आ जाना या पैरालिसिस हो जाना, इस तरह की कंडीशन भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। अब क्योंकि सपोज करो ये इलियम है और यहाँ पे जो मांसपेशियाँ हैं, इनको सप्लाई करने वाली नर्व यदि पैरालिसिस हो जाए, यदि ये नर्व क्या हो जाए, पैरालाइटिक हो जाए, अपना मूवमेंट लॉस कर दे, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम पैरालाइटिक इलियस हम इसको कहते हैं। तो पैरालाइटिक इलियस भी क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। ये तो हो गया नर्व सप्लाई से रिलेटेड एक कारण, मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है। दूसरा हम देखते हैं कि सपोज ये इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन इस तरह से, तो ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, राइट? सपोज करो ये नॉर्मल इंटेस्टाइन की पोजीशन है, और सपोज करो कि ये कोई लेयर है जो इंटेस्टाइन को अपनी पोजीशन में फिक्स रखती है। लेकिन किसी कारणवश यदि ये लेयर वीक हो जाए, ठीक है, ये मसल्स की लेयर यदि वीक हो जाए, लिगामेंट्स की जो लेयर वो वीक हो जाए, और प्रेशर के कारण से ये जो लेयर है, ये लेयर, ये जो ट्यूब है, वो क्या हो जाए, प्रोट्रूड हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए, क्या हो जाए, प्रोट्रूड हो जाए। तो इसी को अपन हर्निया के नाम से जानते हैं। ये क्या है, हर्निया है एक तरह से, ठीक है। तो हाइटस हर्निया के अंदर हमने ईसोफेगस और स्टमक के बारे में देखा था, लेकिन ये इंटेस्टाइनल हर्निया है।
ठीक है। तो एक हर्निया का मैंने एक एग्जाम्पल बना के बताया है कि इस तरह से यदि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, प्रोट्रूजन आ जाएगा, तो ये ट्यूब क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के कारण से भी यहाँ पे अवरोध आ सकता है। यहाँ का जो फूड पार्टिकल है वो आगे नहीं जा पाएगा, राइट, फूड पार्टिकल आगे नहीं जा पाएगा। तो ये भी एक कारण होता है कि इंटेस्टाइन क्या हो गई है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है, उसके अंदर जो फूड मटेरियल है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा है। इंट्रोडक्शन पॉइंट में हम क्या क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, अपनी जो क्लास है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की है, राइट, और आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन या लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, पेशेंट्स को प्रॉब्लम, मैनेजमेंट, ये सिमिलर होते हैं, लगभग सब सेम होते हैं। बस सर्जिकल मैनेजमेंट में ये डिफरेंस रहता है कि जो पर्टिकुलर पार्ट है, पर्टिकुलर एरिया का जो पार्ट है, पर्टिकुलर इंटेस्टाइन का जो पार्ट है जो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है, उससे रिलेटेड सर्जरी वहाँ पे की जाती है। ये सर्जिकल मैनेजमेंट का डिफरेंस रहता है। बाकी पेशेंट्स को प्रॉब्लम सब सेम रहती है, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन भी कुछ लिमिट तक सेम रहते हैं। तो इसको अपन समझते जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। नोट्स में आपका क्या लिखा है, स्मॉल बाउल इंस्ट्रक्शन, बाउल इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, बाउल का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन। तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से भी पूछ सकता है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक तरह से क्या है, इंटेस्टाइन इज पार्शली और टोटली ब्लॉक्ड। यदि कोई इंटेस्टाइन पार्शली या टोटली ब्लॉक्ड हो जाए, या तो उसके अंदर आधा कोई कंप्रेशन आ गया, कोई ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, और ट्यूब क्या हो गई, आधी ब्लॉक हो गई, और फूड पार्टिकल्स को आगे जाने में प्रॉब्लम आ रही है, राइट, फूड पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है क्योंकि ये ल्यूमन क्या हो गया, नैरो हो गया, अब यहाँ से ये फूड आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। और यदि कंप्लीटली इंटेस्टाइन कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है, राइट। ये कंप्रेशन से, ट्यूमर से, कैंसर से, और इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से, हर्निया से, पैरालिटिक इलियस जैसी कंडीशन से इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपना यही रहता है कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज पार्शली और टोटली ब्लॉक्ड। व्हेन हैपन्स इट कंटेंट्स ऑफ द इंटेस्टाइन कैन नॉट प्रॉपरली गेट आउट ऑफ द बॉडी। इंटेस्टाइन जब ब्लॉक हो जाएंगी तो उनके जो कंटेंट हैं वो प्रॉपरली बॉडी से आउट नहीं आ पाएंगे, राइट। ये आपके इंट्रोडक्शन में लिखना है। स्टूल जो है उसके अंदर फ्लूइड और गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। जो स्टूल यदि प्रॉपरली पास नहीं हो रहा है, स्टूल प्रॉपर पास नहीं हो रहा है, ठीक है, ये फूड कंटेंट है, अब ये स्टूल प्रॉपर यदि पास नहीं होगा, यहीं पे रहेगा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से, तो इसके अंदर गैस फॉर्मेशन हो सकता है, गैस फॉर्मेशन हो सकता है और फ्लूइड फॉर्मेशन हो सकता है। तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हेडेक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो यही आपका क्या हो गया, सीरियस कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, राइट। डेफिनेशन तो यही लिख सकते हैं कि पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉक ऑफ द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बोला मैंने, पार्शियली और कंप्लीटली ब्लॉक ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे लेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, राइट, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो इटियोलॉजी क्या क्या है, इटियोलॉजी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की इटियोलॉजी क्या है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्टेड क्यों हो जाती है। तो फर्स्ट इसके अंदर है मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, समटाइम्स, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, राइट। मैकेनिकल प्रॉब्लम, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन क्या है, इसके अंदर जो क्रमाकुंचन की गति होती है, विधि होती है, वो नहीं हो पाने के कारण से फूड पार्टिकल यहाँ पे रहता है, यहाँ पे जम जाएगा, और जम जाने के बाद ये जब सॉलिड हो जाता है तो आने वाले वो नेक्स्ट फूड पार्टिकल को आगे नहीं बढ़ने देता है, राइट, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन जो आता है उसको मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज्ड बाय द पैरालिटिक इलियस, ठीक है, इलियस, पैरालिटिक इलियस के द्वारा भी होता है, ठीक है, और प्रॉपर यदि ये अपना फंक्शन नहीं करें, मूवमेंट नहीं करें, उन चीज़ों से ये ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। इसके बाद मैकेनिकल स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में भी पॉसिबल कॉजेज, कुछ पॉसिबल कॉजेज हैं जैसे कि हर्निया हो जाना,
इंटेस्टाइन के अंदर हर्निया हो जाना, जैसे अभी मैंने डायग्राम बना के बताया था आपको, या स्कार फॉर्मेशन हो जाना, इंटेस्टाइन की जो लेयर है वहाँ पे फाइब्रस का स्कार बन जाना, मतलब कि इंटेस्टाइन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाना, इंटेस्टाइन नैरो हो जाना, टाइट हो जाना इंटेस्टाइन का, फूड पार्टिकल उसके अंदर से नहीं आगे बढ़ सकता है, राइट, इस तरह की कंडीशन। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन फॉर्मेशन, बाइल का पत्थर बन जाना, बाइल का स्टोन फॉर्मेशन हो जाना इंटेस्टाइन में, या फिर क्रोहन्स डिजीज। ठीक है, क्रोहन्स डिजीज क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। क्रोहन डिजीज से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके बाद स्मॉल बाउल ट्यूमर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन होना, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द एडजेसेंट ऑफ द स्मॉल बाउल, इंटेस्टाइन के सराउंडिंग जो भी टिश्यू हैं या ऑर्गन हैं उनके अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, उस कारण से भी इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ सकता है। ठीक है, इंटेस्टाइन का फोल्डिंग हो जाना, एबनॉर्मली इंटेस्टाइन क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही है, राइट। इसके बाद ट्विस्टिंग हो रही है, वो एठन बन रहा है उसके अंदर, मुड़ा बन रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, या फॉरेन बॉडी का इसके अंदर जम जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकते हैं। इसके बाद है पैरालिटिक इलियस में बी कॉज बाय द, पैरालिटिक इलियस से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो होता है, लेकिन पैरालिटिक इलियस क्यों होता है, पैरालिटिक इलियस के क्या क्या कारण है, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है, या ब्लड सप्लाई का प्रॉपर नहीं आ पाना, या फिर एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल या जॉइंट या स्पाइनल सर्जरी पहले कभी की होगी, तो उन सभी कारणों से जो इलियस है, इलियस की नर्व सप्लाई के डैमेज हो सकता है, और वहाँ पैरालिसिस, इलियम के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, और इलियम का मूवमेंट रुक सकता है, और उस कारण से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें थी इटियोलॉजी ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आगे बढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आते हैं, तो सारी चीज़ें सिंपल है बहुत ही। गैस फॉर्मेशन होना, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, गैस फॉर्मेशन होना, सिक्रीशन होना, राइट, और फूड बिकम बैक्ड अप प्रॉक्सिमल टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। इसके बाद क्रैम्पी हो जाना, एब्डोमिनल पेन होना, राइट, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गॉल स्टोन के कारण से पेन होना, हर्निया भी डेवलप हो सकता है इसके अंदर, डिहाइड्रेशन होना डायरिया के कारण से, ठीक है, WBC सेल का बढ़ जाना, टेकिकार्डिया बढ़ना, हार्ट अटैक, हार्ट की जो रिदम है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो ये सब हाई पिच्ड बॉवल साउंड, बॉवल का साउंड सुनाई देगा, एबनॉर्मल बॉवल साउंड सुनाई देगा पेशेंट की, क्योंकि उसके अंदर क्रैम्प बन रहे हैं, ऐठन बन रही है, राइट। तो ये सब क्लिनिकल फीचर हैं, बहुत ही सिंपल आपको याद रहेंगे। बस आपको जो स्कैन कॉपी मैंने शेयर की है उसको देखना है, सिंपल लाइनिंग है बिल्कुल, राइट, कोई इसके अंदर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, और ये इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। और आगे बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन सेम टू सेम है, इसकी पहली क्लास में हमने जो भी गैस्ट्रोएंटराइटिस में जो भी चीज़ें की थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, राइट, और उसे लॉस ऑफ एपेटाइट तो नहीं है, या उसके बॉवल में से एग्जामिनेशन करने से ज़्यादा साउंड तो नहीं आ रहे हैं, उसे हर्निया की कंप्लेन तो नहीं है, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं। और मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, प्रीवियस कोई एब्डोमिनल सर्जरी या स्पाइनल कॉर्ड या जॉइंट रिलेटेड कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, क्योंकि नर्व के डैमेज होने से पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है, उस कारण से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो उन चीज़ों को हम मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट से ऑब्जर्व करते हैं या पता करते हैं। उसके बाद कुछ स्टेथोस्कोप से यदि हम इंटेस्टाइन का साउंड यदि हम चेक करें, ठीक है, तो लो पिच साउंड भी आ सकता है और हाई पिच साउंड भी आ सकता है। तो हाई पिच बॉवल साउंड जो होता है, ठीक है, ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को सजेस्ट करता है, और पैरालिटिक इलियस के कारण से जो साउंड आता है उसके अंदर 0 के बराबर साउंड आता है, बिल्कुल साउंड नहीं आता है। तो बॉवल साउंड यदि नहीं आ रहा है तो पैरालिटिक इलियस पे हम डाउट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इंटेस्टाइन मूवमेंट ही नहीं कर पा रही है। और यदि हाई पिच का साउंड आता है तो हम मैकेनिकल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन पे डाउट कर सकते हैं।
कंफर्म कर सकते हैं, राइट। इसके बाद है सीटी स्कैन किया जा सकता है या एक्सरे भी इसके एब्डोमिनल के एक्सरे कर सकते हैं। तो ये सब थी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर जो सिम्टम्स रिलेटेड मेडिसिन है वो तो हम देंगे ही, ठीक है, जैसे कि पेन किलर और एंटीस्पाज्मोडिक, ये चीज़ें तो हम देते हैं। लेकिन पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर वापस मूवमेंट को डेवलप करना भी एक बड़ा रोल रहता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन मूवमेंट नहीं कर पा रही है, पेशेंट फूड नहीं ले पा रहा है, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट है, इंटेस्टाइन फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो पेशेंट को न्यूट्रिएंट मिलेंगे कहाँ से। तो पेशेंट को न्यूट्रिएंट, पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, पेशेंट को फ्लूइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट, इनका बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमको इंट्रावीनसली फ्लूइड देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मॉनिटरिंग द इंट्रावीनस फ्लूइड। सेकंड अपना आ जाता है पॉइंट इसके अंदर ओपियोइड पेन। ओपियोइड मेडिसिन पेन रिलीफ के लिए दी जा सकती हैं। इसके बाद आता है कि पेशेंट को यदि एंट्रम के थ्रू यदि कोई चीज़ देने की ज़रूरत पड़ रही है, गैस्ट्रिक के थ्रू यदि कोई चीज़ देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली तो तब करते हैं जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, गैस फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड फॉर्मेशन होता है, उस गैस को, उस फ्लूइड को बाहर रिमूव करने के लिए हम जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं उसका उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है। क्योंकि गैस को रिमूव करेंगे, फ्लूइड को बाहर रिमूव करेंगे तो पेशेंट को पेन से रिलीफ महसूस होगा। और सर्जिकली डिपेंड करता है कि सर्जिकल सर्जरी में ये होता है कि डिपेंड करता है यदि कहीं पे स्कार फॉर्मेशन है या हर्निया है तो उसे सर्जिकली रिपेयर किया जा सकता है। स्कार फॉर्मेशन तो उसे रिमूव किया जाएगा, कैंसर फॉर्मेशन है तो उसे रिमूव किया जाएगा, यदि हर्निया है तो उसे वापस अपनी पोजीशन पे, इंटेस्टाइन को वापस अपनी पोजीशन पे लाकर वहाँ के जो लिगामेंट्स कमज़ोर हुए हैं उनको वापस सुचर किया जाता है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, तो करेक्शन उसका किया जाता है। तो सर्जिकल करेक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। सर्जरीज जो है वो हर्निया के लिए भी सर्जरीज होती हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सर्जरी की जा सकती है। तो सर्जरी के अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, बस इतना काफ़ी है। बस अपना रोल ये है कि सर्जरी के अंदर पेशेंट जा रहा है, ठीक है, कोई पेशेंट है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का और वो सर्जरी में जा रहा है, करेक्शन के लिए जा रहा है, ठीक है, या हर्निया सर्जरी के लिए जा रहा है, तो प्री ऑपरेटिव रोल क्या क्या है, ठीक है, हमारे नर्सिंग स्टाफ के प्री ऑपरेटिव क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उन चीज़ों के लिए स्टडी करना है आपको, ठीक है। प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या हमारे रोल बनते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्लासेस भी मैं आपको पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर आपको समझाऊंगा। और वही सारे पॉइंट्स आपको हर सर्जरी में लिख लेने हैं क्योंकि वो सारे पॉइंट्स कॉमन है, राइट। तो ये सब हो गया मैनेजमेंट ऑफ द, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन यदि बनेगा तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड, और मैंने जितना आपको लिख के दिया है, जितना स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड करवाई है, उसके अंदर से ही आपका आंसर है, सेम टू सेम वैसा ही लिखना है और वैसे ही आपको याद करना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को कवर कर लेता है एज ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कंपटीशन की बात मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यदि आप कंपटीशन के नज़र से इस क्लास को देखोगे तो इस क्लास के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। और यदि यूनिवर्सिटी की नज़र से देखोगे तो बहुत है, इनफ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, क्रॉन्स डिजीज़। ओके, तो नेक्स्ट डिजीज़ को भी देखिए, क्रॉन्स डिजीज़ को। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना है A4 साइज पे असाइनमेंट के लिए। ऑल द बेस्ट।